नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 21 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के बारे में। सेक्शन 21 जो है बात करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 21 में जो प्रोसीजर और पावर है वो रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल दोनों की बता रखी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या पावर है। तो जो बेसिकली सारी जो पावर दे रखी है सेक्शन 21 में, ये दोनों रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल दोनों के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यूज़ कर सकती है और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोनों जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो एप्लीकेबल, उनके ऊपर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, सेम प्रोसेस और सेम पावर जो है। तो अब देखते हैं क्या क्या बात है इसमें। तो इसमें सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी जो विटनेस अपना एविडेंस देगा तो वो एफिडेविट पे देगा। सबसे पहली बात इसमें यही लिखी है कि रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी एविडेंस दिया जाएगा किसी भी विटनेस के द्वारा, तो वो जो एविडेंस होगा वो एफिडेविट पे दिया जाएगा। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, इसको मैं आरटी और एआरटी शॉर्ट में बोलूँगा अब, तो आरटी और एआरटी को अगर ऐसा लगता है कि उस जो विटनेस है जिसने अपना एफिडेविट पे अपना स्टेटमेंट जो दिया है, अपना एविडेंस जो दिया है, तो उसको एग्जामिनेशन के लिए बुलवा भी सकती है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अगर अपोजिट पार्टी करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो ये है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 में इसमें बात करी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट या जो भी आप एविडेंस वगैरह जो भी दे रहे हैं, एफिडेविट भी जो एक डॉक्यूमेंट में ही दे रहे हैं आप बेसिकली, तो जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उनको आपको क्या करना है, उनको एक मार्क करना है बेसिकली। तो अगर आप पिटिशनर हैं, मतलब आपने अगर पिटिशन लगाई है, तो आपको जितने भी आप डॉक्यूमेंट देंगे आपकी साइड से, आपकी साइड के जितने भी एविडेंस हैं, एफिडेविट जो भी सारी चीज़ आप दे रहे हैं, तो उस पर आपको लिखना है EX-1। ऐसे करते हुए सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आने वाले हैं, तो हर जो डॉक्यूमेंट है उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए ऐसे EX-1 EX-2 EX-3 EX-4 5 6 ऐसे करते हुए सारे डॉक्यूमेंट जो है उन पर मैंशन करना है, वो भी रेड इंक पेन से, मतलब लाल कलर का एक पेन होना चाहिए। उससे आप ये बेसिकली ये क्या है कि कोर्ट को सहूलियत मिल जाएगी, जो रेंट ट्रिब्यूनल है या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है उनको देखने में सहूलियत मिल जाएगी कि हाँ ये तो सब रेस्पोंडेंट के कागज़ हैं, रेस्पोंडेंट के डॉक्यूमेंट हैं, और ये जो हैं अपने ये तो पिटिशनर के हैं और ये रेस्पोंडेंट के बेसिकली। तो ये पिटिशनर जो है उसके लिए आपको EX-1 2 3 4 ऐसे हर डॉक्यूमेंट में जो भी आप दे रहे हैं उन पर मैंशन करना है रेड इंक से। और अगर आप पिटिशनर हैं, जो आप रेस्पोंडेंट हैं, पिटिशनर साइड का ये हो गया है EX-1 वाला। अगर आप रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट मतलब जो पिटिशनर ने जो बात बोली है हमें उसका उसका रिप्लाई देना होता है बेसिकली। तो जो रिप्लाई देने वाला पर्सन है, जो रेस्पोंडेंट है, उसको क्या करना है, उसको भी रेड इंक से ही मार्क करना है वो सारे डॉक्यूमेंट और वो सारे एफिडेविट और वो सारे डॉक्यूमेंट वो अपने एविडेंस में दे रहा है उसको मार्क करना है EX-A। उसके बाद 1 2 3 4 जो भी नंबर का वो चलाना चाह रहा है, जितने नंबर का वो पेज डॉक्यूमेंट आता जा रहा है वो, तो EX-A, उसके बाद 1, फिर EX-A, फिर 2। तो EX-A तो जो है वो रेस्पोंडेंट के लिए है और EX- और सीधे नंबर जो है वो अपने पिटिशनर के लिए है। इसके बाद इसमें एक चीज़ ये भी लिखी हुई है आगे सबसेक्शन 2 में कि जहाँ पे भी सिग्नेचर मार्क होंगे किसी व्यक्ति के, जो भी, अब जैसे आपने एफिडेविट दिया है तो एफिडेविट पे आपके साइन होते हैं, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उस पर अगर साइन मेंशन्ड है, तो जिस पर्सन के साइन है आपको क्या करना है कि उन साइन पे जो साइन है उस पर क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि A to B इस पर्सन के साइन है, B to C इस पर्सन के साइन है, और वो भी रेड इंक में होने चाहिए। बेसिकली जब सपोज मान लीजिए आपने एफिडेविट दिया है, तो एफिडेविट पे आपके जहाँ जहाँ साइन है, तो एक पर्सन के साइन जितनी भी जगह आ रहे हैं तो आपको यही लिखना है कि A to B जो साइन है वो उस पर्सन के हैं, A to B जो साइन उस पेज पे हैं तो उस पर्सन के, सेम पर्सन के हैं तो A to B चला दिया। फिर दूसरे पर्सन के आ जाते हैं तो C to D ले दिया, फिर और कोई तीसरा पर्सन है तो E से F वाला जो साइन है वो ले लिया। बेसिकली जहाँ साइन मेंशन है उस साइन के इधर लिखना है A और साइन यहाँ पे आ जाएगा, इसके यहाँ पे लिखना है B, तो इसके बीच में A और B के बीच में जो है वो साइन आ जाएगा। तो बेसिकली ये शो किया जा रहा है कि इस पर्सन के साइन A to B पे है, इस पर्सन के साइन C to D पे है। बेसिकली जितने पर्सन के वहाँ पे साइन है, जितने लोगों के वहाँ पे साइन है, उनकी बात है। सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि अपीलेट रेंट, जो रेंट ट्रिब्यूनल है और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, वो बाउंड नहीं है CPC के प्रोविजन से। जो CPC, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का बना हुआ है, उसके प्रोविजन से वो बाउंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। CPC के जो प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं, CPC के अंदर जो प्रोविजन दिए हैं वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए, और सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड। अब
इस प्रोविज़न के जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न है, जो इस एक्ट के जो प्रोविज़न है, इनको ध्यान में रख सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास आपको पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं ना, नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना है, तो आपको कोई भी केस डिस्पोज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ना कुछ, अगर सिविल लॉ की वैसे तो बाउंड नहीं हो आप सीपीसी में, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप सीपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रोविज़न के मतलब इस कोड में जो प्रोविज़न दे रखे हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड शैल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, मतलब जो ART है, मतलब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल, ART और RT, उनके पास पावर है, वो अपना खुद का प्रोसीजर जैसा वो अप्लाई करना चाहें वैसा कर सकते हैं। एंड दे शेल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोड, और सिविल कोड के पास जो सारी पावर होती हैं CPC 1908 में, वो सारी पावर उनके पास होती है वाइल ट्राइंग अ सूट और एन अपील। जो कोई भी मैटर है जो CPC में, कोई भी जो कोर्ट है वो कोई केस को ट्राई कर रहा है या कोई केस की अपील सुन रहा है, तो उसके पास जो जो पावर होती हैं वो सारी पावर रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इन्होंने बात जो सबसेक्शन 3 में वो करी है, वो ये करी है कि बाउंड नहीं है बिल्कुल, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाउंड नहीं है, और इस्तेमाल करना चाहें तो आपके पास वो सारी पावर है जो एक अपील में और एक ट्राई करने में एक सिविल कोर्ट के पास होती है। अब क्या क्या पावर जो हैं वो इसमें आगे बता रखा है कि आप समन कर सकते हैं या एनफोर्स कर सकते हैं किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को, और उसको एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे। मतलब आप किसी पर्सन को बुला सकते हैं कि आप कोर्ट में आइए और आपका अपना जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है उससे कह सकते हैं कि इसको हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाए, इसको ढूंढा जाए, डिस्कवरी की जाए, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, ये एक पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना डिसीजन दे दिया और डिसीजन देने के बाद आप वापस रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि सिविल लॉ में CPC के अंदर रिव्यू के प्रोविज़न बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप सेक्शन नंबर 19 देखेंगे तो सेक्शन नंबर 19 का सबसेक्शन 11 का क्लॉज C जो है वो कहता है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा और कोई भी उसके ऊपर रिवीजन नहीं फाइल हो सकता। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर उसने एक बार दे दिया है वो फाइनल है। सेक्शन नंबर 19 में अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बात होती है, तो उसने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है और कोई रिवीजन पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। तो रिवीजन पिटिशन तो फाइल नहीं हो सकती, लेकिन रिव्यू पिटिशन जो है वो एक फ़ाइल की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू इट्स डिसीजन। तो मतलब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी अपना डिसीजन रिव्यू कर सकता है और रेंट ट्रिब्यूनल भी अपना डिसीजन रिव्यू कर सकता है। फिर आगे इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, अगर कोई विटनेस है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता तो कमीशन इशू हो सकता है। ऑर्डर नंबर 26 CPC में बता रखा है कमीशन के बारे में, तो वो जो ऑर्डर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा एप्लीकेबल हो सकता है। अभी जो अपन ने समन के लिए देखा तो समन के लिए ऑर्डर नंबर 5 जो रखा है CPC में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। डिस्कवरी प्रोडक्शन के लिए आई थिंक ऑर्डर नंबर 11 दे रखा है CPC में, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। रिव्यू करने की जो पावर है उसके लिए ऑर्डर नंबर 47 है या फिर 46 ऐसा कुछ, 47 है आई थिंक, और सेक्शन जो है वो रेफरेंस 115 दे रखा है जो CPC का है। फिर ये इशूइंग कमीशन का ऑर्डर 26 है। उसके बाद है डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे। अगर क्या होता है कि आपने डिसमिसिंग एंड डिफ़ॉल्ट कर दी, मतलब जो पिटिशनर है उसको अपीयर होना था, उसको आना था, वो खुद नहीं आ रहा है जिस दिन उसको डेट दे रखी है, तो यहाँ पे जो पार्टी है, जो रेंट ट्रिब्यूनल है या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो डिसमिस कर सकते हैं उसकी पिटिशन कि मतलब आपने केस फाइल किया है, अब आप ही प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, कोई रीज़न नहीं दे पा रहे आप प्रेजेंट क्यों नहीं हो पा रहे, तो हम डिसमिस कर देंगे। या फिर डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है कि हमने पिटिशन फाइल करी है, पिटिशनर है, उसने रेस्पोंडेंट को नोटिस भिजवा दिया है कोर्ट से, नोटिस पहुंच गया, समन पहुंच गया उसके पास, पेटिशनर के पास, रेस्पोंडेंट के पास। अब रेस्पोंडेंट प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, ड्यूली सबमिट हो चुका है, ड्यूली सर्व्ड हो चुका है उसको नोटिस, उसको जो समन है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो एक्स पार्टे भी जा सकता है। तो एक्स पार्टे ऑर्डर जो है वो जिस पर्सन ने पिटिशन लगाई है उसके फेवर में ऑर्डर दे दिया जाता है बेसिकली, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है कि जो एक्स पार्टे ऑर्डर दिया गया था वो सही दिया है या नहीं दिया है। तो ये CPC का प्रोसीजर है बेसिकली, यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। फिर आगे है सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ पिटिशन फॉर डिफ़ॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ट। तो सेटिंग असाइड करने का, जो मैं आपको भी बात बता रहा था कि जो ऑर्डर दिया है, डिसमिसल एंड डिफ़ॉल्ट दिया है, उसको हटा दिया, सेटिंग असाइड कर दिया, मतलब उसको हटा दिया कि पहले तो कह दिया कि अब आप नहीं है, लेकिन आप सेटिंग असाइड क्यों, कि आपने जो है लॉफुल ग्राउंड दे दिया कि इस कारण से मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया था, तो बिल्कुल किया जा सकता है सेटिंग असाइड। दूसरा, एक्स पार्टे जो ऑर्डर दिया है उसको भी सेटिंग असाइड किया जा सकता है। जो रेस्पॉन्डेंट है वो कह सकता है कि मेरे पास साहब ये रीजनेबल कॉस्ट था,
और मुझे नोटिस नहीं मिल पाया था या मुझे नोटिस मिल गया था लेकिन मेरे पास ये काम अटक गया था और ये काम बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो आप सेटिंग असाइड कर दो एक्स पार्टे जो ऑर्डर आपने दिया है तो वो भी किया जाएगा। ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑन रिकॉर्ड। अब मान लीजिए जो पिटिशनर है या कोई रेस्पोंडेंट है उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आ सकते हैं, तो उनको भी लाया जा सकता है ऑन रिकॉर्ड बेसिकली। एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब है, तो कोर्ट को अगर कुछ लगता है कि सीपीसी के ग्राउंड हैं, सीपीसी में दिया हुआ है, सीपीसी 1908 जो बना हुआ है उसमें दिए हुए हैं कि इस तरह आप पावर इस्तेमाल कर सकते हैं कोई नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए, तो वो काम भी किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 की बात की है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो एडजमेंट नहीं देगी बिना किसी भी रिकॉर्ड करे कोई रीज़न के। मतलब पहले तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो पिटिशनर है या रेस्पोंडेंट है उनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि इस तारीख को आप एडजमेंट दे दीजिए। एडजमेंट का बेसिक मतलब स्थगित करना, रोकना, कि आज प्रोसीडिंग ना करेंगे किसी और दिन प्रोसीडिंग कर देंगे। अब रेंट ट्रिब्यूनल में तो वैसे भी हमने देखा है मैक्सिमम 240 डेज़ जो हैं उसमें आपको केस सुलझाना ही है, डिस्पोज करना ही है। तो 240 डेज़ में भी आप एडजमेंट ले जाओगे, कहोगे आज नहीं बाद में करना, तो ये क्या है कि पार्टीज़ जो है कोर्ट को टाइम लग जाएगा, 240 डेज़ से ज़्यादा उसको फिर खींचना पड़ जाएगा, तो ये काम ना हो इसलिए जो है एडजमेंट अगर एप्लीकेशन आती है तो वो तभी देगा जब वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज मैं आ तो गया हूँ लेकिन मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ या कोई और कारण से प्रिपेयर नहीं होना, तो ये ग्राउंड नहीं होता एडजमेंट का बेसिकली। तो कोर्ट जो है वो एडजमेंट आपको दे सकता है अगर आप उसको आपने एप्लीकेशन में कोई रीजनेबल ग्राउंड बताया है तो रेंट ट्रिब्यूनल और एआरटी के पास पावर है एडजमेंट देने की। सबसेक्शन जो 5 है उसमें ये कह रखा है कि आपने कोई एविडेंस दिया, तो आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो एविडेंस दिया है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग हमेशा कहाँ है, ओथ पे होती है जहाँ पे आप विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपने जो काम किया है तो ये सेक्शन नंबर 193 और 228 आईपीसी के हिसाब से आपको पनिश किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? 193 कहता है इंडियन पिनल कोड का, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस या फिर फॉल्स एविडेंस अगर आप देते हैं तो इनका जो पनिशमेंट है वो 193 आईपीसी में दे रखा है कि आप झूठा एविडेंस देते हैं, झूठा एविडेंस बनाते हैं तो इसकी सज़ा है। तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में कोई एविडेंस दे रहे हैं झूठा है, एआरटी में एविडेंस दे रहे हैं वो झूठा है, तो आपको सज़ा दी जा सकती है। 196 में कह रहा है कि आपको पता है कि जो एविडेंस आप दे रहे हैं ये झूठा है लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं, झूठा होने के बावजूद भी आप एविडेंस दे रहे हैं, तो ये आपको 196 में सज़ा है। तो इसके लिए भी आपको चार्ज किया जा सकता है, इसके लिए सज़ा दी जा सकती है। आगे लिखा हुआ है कि जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है यहाँ पे या रेंट ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोड रहेंगे सेक्शन 195 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो 195 सीआरपीसी बेसिकली कहता है कि अगर आप कंटेम्प्ट अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी अगर होता है तो उसके लिए जो कोर्ट है, जिस कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ है वहाँ पे वही कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो बेसिकली जो रेंट ट्रिब्यूनल है इनको वो कोर्ट माना गया है। अगर लॉफुल अथॉरिटी की कंटेम्प्ट होती है तो ये केस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 26 जो है एप्लीकेबल होगा सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो चैप्टर 26 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो 195 के अंदर जो आपने कंप्लेंट फाइल करने की बात है, तो जो एप्लीकेशन लगाई जाती है या कंप्लेंट फाइल होती है वो पूरा चैप्टर जो है चैप्टर 26 में डील हुआ है सीआरपीसी में, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ये है बेसिकली सेक्शन नंबर 21 पावर एंड प्रोसीजर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। थैंक यू।